हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल पनासिया। माय नेम इज़ भानु प्रताप। सो गाइज, आज जो कंटेंट मैं आपके साथ करवाने वाला हूं दैट इज़ अबाउट द लेबर लॉज, और उसके अंदर मैं इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 डिस्कस कराऊंगा। काफ़ी टाइम से मैंने लेबर लॉज की वीडियो बनाई नहीं है, हालांकि मेरी लेबर लॉ की प्लेलिस्ट में 60+ वीडियोज़ अवेलेबल हैं। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लेबर लॉज की लिंक चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट की। इसके अलावा मेरे चैनल पर आपको CRPC की वीडियोज़ मिल जाएगी, CPC की वीडियोज़ भी एक दो मैंने डाली है। एविडेंस मैंने कॉन्टेंट शुरू किया था, आप वो चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। और आप लोगों को पता होगा कि अभी लेबर कोड्स को पास कर दिया गया पार्लियामेंट में। तो कोड ऑन वेजेस तो काफ़ी पहले ही लास्ट ईयर ही पास हो चुका था। तो कोड ऑन वेजेस पे तो पूरे 6 वीडियोस की सीरीज़ मेरी अवेलेबल है, जिसमें मैंने इंटायर कोड ऑन वेजेस कवर करा रखा है। उसके अलावा जो 3 अलग कोड जैसे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वगैरह का जो कोड है और सोशल सिक्योरिटी का कोड है, वो सब जो पास हुआ, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के रिगार्डिंग जो कोड है, वो सारे कोड पे भी एक बार बस वो ऑफिशियल गजट में नोटिफाई हो जाए, उसके ऊपर मैं कंप्लीट इंटायर वीडियो बनाऊंगा, सेक्शन बाय सेक्शन कवर कराऊंगा। ये नहीं कि 1-1.5 घंटे में आपको बस उसके बारे में बता दिया, एक ओवरव्यू आइडिया दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं आपके साथ सेक्शन बाय सेक्शन चलूंगा और एक एक कॉन्टेंट कराऊंगा लेबर लॉ का। तो आज जो हम कानून करने वाले हैं, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव समझते हैं कि ये कानून बनाया क्यों गया था। ये कानून बनाया गया है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर किसी फैक्ट्री के अंदर मेन और वुमेन वर्कर दोनों काम करते हैं, तो उनको रेम्यूनरेशन, अगर वो सेम किस्म का काम करते हैं, मतलब सिमिलर नेचर का काम कर रहे हैं या फिर सेम काम कर रहे हैं, तो उनको जो रेम्यूनरेशन, जो सैलरी, जो पैसा, जो वेजेस उनको मिलेगा, वो उस वेजेस में उनके जेंडर के बेसिस पे किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए ही ये कानून बनाया गया। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन में DPSP पढ़ा होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो वहाँ पे भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के आधार पे ना, मतलब किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन मैन और वुमेन में ना हो, उसके बारे में चर्चा की हुई है। तो ये कानून जो हमने बनाया था, ये इसका पर्पस, अगर आप इसका प्रियम्बल भी देखेंगे, तो दिस इज एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ इक्वल रेम्यूनरेशन टू मेन एंड वुमेन वर्कर एंड टू प्रिवेंट द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर। तो अगर आप जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो उस चीज़ को रोकने के लिए इस कानून को बनाया गया है। आपको यहाँ पे, आप जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, साथ के साथ आप प्लीज़ नोट्स ज़रूर बना लें। मैं कंटेंट आपका सेक्शन बाय सेक्शन ही डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी सहूलियत रहेगी। तो सेक्शन 1, दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली बात है। इस एक्ट का नाम इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट है। और सेक्शन 2 में आते हैं जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो सेक्शन 2A जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की, वो बात करता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है। मैं आपको काफ़ी सारी लेबर लॉज की वीडियोस में बता चुका हूं कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का जो मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट के रिगार्डिंग अगर कल को रूल फ्रेमिंग और किसी किस्म का रेगुलेशन बनाने की बारी आएगी, तो कौन उसको बनाएगा और कौन उसको अंडरटेक करेगा। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का जो रेलेवेंस है वो उस कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पे भी सेम बात लिखी है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयमेंट है, तो उसका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। या फिर अगर कोई रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन है या बैंकिंग की कंपनी है, तो वहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। कोई माइन है, कोई ऑयल फील्ड है, कोई पोर्ट है, जैसे आपके इंडिया में काफ़ी सारे पोर्ट है, पारादीप है, कांडला पोर्ट है। तो पोर्ट जो है उसके रिगार्डिंग अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे को पोर्ट या कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश किया गया, तो उसके रिगार्डिंग जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। इसके अलावा अगर कोई दूसरा इस्टेब्लिशमेंट है, तो वहाँ पे जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होगी। तो ये था आपका सेक्शन 2A। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जानने वाली है कि यहाँ पे एम्प्लॉयर की जो डेफिनेशन है सेक्शन 2C में, उसका मीनिंग वही है जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी में एम्प्लॉयर की मीनिंग है। एम्प्लॉयर का मोटा मोटा मीनिंग यूँ समझ लीजिए कि कोई काम अंडरटेक करता है, किसी को हायर करता है अपने थ्रू या किसी दूसरे के थ्रू, तो वो सारा एम्प्लॉयर के डेफिनेशन में आता है। तो आप मेरी पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी की वीडियो देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लेबर लॉज की लिंक दे रखी है, आपको डिटेल में मिल जाएगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट 2 डेफिनेशंस की, जो कि आपके इसके अंदर दी हुई है। सबसे पहली डेफिनेशन सेक्शन 2G, रेम्यूनरेशन क्या होता है, क्योंकि ये पूरा जो कानून है वो रेम्यूनरेशन को, इक्वल रेम्यूनरेशन को पे करने के रिगार्डिंग ही है। तो रेम्यूनरेशन के अंदर बेसिक सैलरी, बेसिक वेज या फिर किसी भी किस्म का जो एडिशनल इमॉल्वमेंट मिलता है। एडिशनल इमॉल्वमेंट जो वर्ड यहाँ पे जिक्र है, वो उसका मतलब है कि किसी भी प्रकार का अगर अलाउंस मिलता है अगर उस व्यक्ति को, जो मैन या वुमेन वर्कर जो वहाँ पे काम कर रही है, तो चाहे वो कैश में मिले, चाहे वो काइंड में मिले, और वो उस एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग अगर उसको वो पैसा मिलता है, उस वर्क के रिगार्डिंग जो उस एस्टैब्लिशमेंट में वो वर्कर कर रहा है या कर रही है, वो सारी चीज़ें रेम्यूनरेशन का पार्ट बनेगी। चाहे वहाँ पे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपकी एक्सप्रेस हो, मतलब रिटन हो या ओरल हो या फिर इम्प्लाइड हो, आप वहाँ पे काफ़ी टाइम से काम कर रहे हो और आपको किसी भी प्रकार का वहाँ पे कैश में या फिर काइंड में जो इमॉल्वमेंट मिलते हैं, जो बेसिक सैलरी मिलती है, वो सारा आपके रेम्यूनरेशन का पार्ट बनेगा और सेक्शन 2G के डेफिनेशन में फॉल करेगा। ध्यान रखना,
काफ़ी सारे लेबर लॉज के अंदर जो वेजेस की डेफिनेशन है, यहाँ पे तो रेम्यूनरेशन को डिफाइन किया हुआ है, वेजेस की डेफिनेशन है उसको इस तरीके से लिखा रहता है कि वहाँ पे कई सारे जो अलावेंसेज होते हैं उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, मगर यहाँ पे ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया। यहाँ पे किसी भी किस्म के बेनिफिट, चाहे वो कैश में चाहे वो एम्प्लॉयर कैश में देता हो, चाहे वो एम्प्लॉयर काइंड में प्रोवाइड करता हो, हर किस्म के इंसेंटिव को या फिर इमॉल्वमेंट्स को या फिर अलावेंस को या फिर बेनिफिट को आप यहाँ पे रेम्यूनरेशन में सेक्शन 2G के अंदर डालेंगे। अब अगली डेफिनेशन विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, सेक्शन 2H, सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर। नाउ ये सबसे बड़ी चीज है जहां पे ये आधार बनेगा, दिस इज द बेसिस ऑन विच द डिस्क्रिमिनेशन इज डन, और इसी डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करने के लिए हमने इस कानून को बनाया। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर का मतलब क्या है। लॉ कहता है कि कोई भी ऐसा काम जिसमें 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, स्किल, एफर्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बोला मैंने? कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा वर्क किसी ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें 3 चीजें, स्किल, एफर्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सेम है, उसको आप बोलेंगे सेम वर्क। पॉइंट नंबर 1 क्या बोला मैंने, दोबारा बताता हूं, स्किल, एफर्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी चीज, अगर वही काम सिमिलर वर्किंग कंडीशन में किया जा रहा है, मतलब एक ऐसा काम जो सिमिलर वर्किंग कंडीशन में किया जा रहा है और जिसमें सेम किस्म का स्किल, सेम किस्म की एफर्ट, सेम किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व है, और मान लीजिए कि अगर स्किल, एफर्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई डिफरेंस भी है, तो उस केस में वो डिफरेंस इतना ज़रूरी नहीं है कि उस डिफरेंस की कोई प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं है। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं से मेरा मतलब क्या है कि हो सकता है कि काम में डिफरेंस है जिसके बेसिस पे वेजेस में डिफर करें, मगर वो जो डिफरेंस है वो प्रैक्टिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा काम पे, तो वो कहलाएगा हमारा सेम वर्क या फिर वर्क ऑफ अ सिमिलर नेचर। अब यहां पे इस चीज को डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले उसको समझते हैं। देखिए, अगर हम किसी को रेम्यूनरेशन के बेसिस पे डिफर कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, तो हमारे पास एक आधार होना चाहिए। अगर हम सिर्फ जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो वो हम नहीं कर सकते। मेरिट के बेस पे हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, पोजीशन के बेस पे हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर एक मैनेजर काम करता है और एक फोरमैन काम करता है जो सबसे लोअर लेवल पे काम करता है, तो फोरमैन की सैलरी और मैनेजर की सैलरी में ऑब्वियस सी बात फर्क है। क्यों? क्योंकि फोरमैन की जो स्किल, फोरमैन के जो एफर्ट और फोरमैन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द स्किल, एफर्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए मैनेजर। मगर उसी जगह पे अगर एक ही मैनेजरियल लेवल पे मान लीजिए 2 डेप्टी मैनेजर हैं, एक डेप्टी मैनेजर फीमेल है और एक डेप्यूटी मैनेजर मेल है, और वहां पे क्या किया जा रहा है कि स्किल, एफर्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों सेम शेयर कर रहे हैं। मान लीजिए डिफरेंट डिपार्टमेंट में शेयर कर रहे हैं, मगर सेम किस्म का नेचर है, मतलब सिमिलर नेचर का वर्क है या फिर सेम वर्क है, और वहां पे सिर्फ जेंडर के बेसिस पे कि मतलब एक व्यक्ति जो है वो फीमेल है और एक व्यक्ति मेल है, इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करके फीमेल को कम सैलरी दी जा रही है, कम रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? लॉ आपको प्रोहिबिट करता है, और इसी के लिए बनाया गया है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 कि आप सिमिलर नेचर के वर्क में या फिर सेम वर्क के अंदर अगर सेम वर्किंग कंडीशन में काम हो रहा है और अगर डिफरेंट वर्किंग कंडीशन में मान लीजिए डिफरेंसेस है भी, तो वो डिफरेंस को प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस का नहीं है, तो उस केस में आप जेंडर के बेसिस पे मैन और वुमेन के अंदर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते उसको रेम्यूनरेशन पे करने में। तो ये चीज, इस डेफिनेशन का जो सेक्शन 2H में मैंने अभी आपको बताया, किसका डेफिनेशन बताया? सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर का, उसकी जो रेलेवेंस है वो ये रेलेवेंस है। तो अब चलते हैं हम सेक्शन 3 के ऊपर। हालांकि डेफिनेशन इसमें 1-2 और है, बट वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सेक्शन 3 कहता है कि दिस एक्ट टू हैव अ ओवरराइडिंग इफेक्ट। अब इसका मतलब समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ, यहां जो सेक्शन 3 में लॉ ड्राफ्टेड है वो कहता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इनकंसिस्टेंट एनी अवॉर्ड, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस शैल नॉट हैव द इफेक्ट। इसका मतलब कि यहां पे जो कानून बनाए गए हैं इक्वल रेम्यूनरेशन के कानून अप्लाई होंगे। आप किसी अवार्ड को, किसी एग्रीमेंट को, किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस को बना के मैन और वुमेन की जेंडर के बेसिस पे सैलरी में, उसके रेम्यूनरेशन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आप कल को ये नहीं कह सकते कि अरे इसने तो कॉन्ट्रैक्ट बना के खुद ही बोला है कि मैं ठीक है जेंडर के बेसिस पे मैं कम रेम्यूनरेशन लूंगी, मैं कम सैलरी लूंगी। आप इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन को नहीं कर सकते। तो उसके लिए सेक्शन 3 बनाया गया है कि ये जो कानून है ना, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट,
this law, this act shall have the overriding effect. This act shall override over any other award, over any other contract of service, over any other terms of employment. कि अगर किसी ने टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इस तरीके से बना रखी है कि जहां पे जेंडर के बेसिस पे रेम्यूनरेशन का डिफरेंस हो रहा है मैन और वुमेन के बीच में, दो जेंडर्स के बीच में, तो वहां पे ये वाला कानून अप्लाई हो जाएगा और वो वाला जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस या टर्म्स है वो अप्लाई नहीं होंगे। सेक्शन 3 ये कह रहा है। अब आते हैं हम सेक्शन 4 पे। तो सेक्शन 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये पेपर में क्वेश्चन आता है चाहे ऑब्जेक्टिव में या फिर सब्जेक्टिव में, तो सेक्शन 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 4 कहता है ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू पे इक्वल रेम्यूनरेशन टू मेन एंड वुमेन फॉर सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर। मैंने आपको कहा था कि आप मेरिट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन आप जेंडर के बेसिस पे नहीं कर सकते सेम और सिमिलर नेचर के वर्क में। और वही चीज़ जो मैंने सेम और सिमिलर नेचर के वर्क की डेफिनेशन आपको सेक्शन 2H में बताई थी, वो यहाँ पे हाईलाइट हो रही है। देखिए सेक्शन 4 कहता है नो एम्प्लॉयर शैल पे एनी वर्कर to any worker the remuneration less favorable than those to whom the remuneration paid by workers of the opposite gender। कि अगर मान लीजिए सेक्शन 4 को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर एक मैन और वुमेन दोनों वर्क कर रहे हैं और उनको मतलब कैश और काइंड दोनों में सैलरी मिलती है, रेम्यूनरेशन कैश और काइंड दोनों में मिलता है, तो वहां पे अगर किसी एक जेंडर को सिमिलर या फिर सेम नेचर के वर्क के लिए एक्स अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन मिलता है, तो दूसरे जेंडर को सिमिलर या सेम नेचर के वर्क के लिए एक्स माइनस समथिंग अमाउंट नहीं मिल सकता। व्हाट आई मीन टू से ओवर हेयर कि वहां पे लेस फेवरेबल रेम्यूनरेशन आप सिमिलर या सेम नेचर के वर्क पे किसी अपोजिट जेंडर को नहीं दे सकते। मतलब आप जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। सेक्शन 4 इस चीज को क्लियरली प्रोहिबिट करता है। मगर ध्यान रखना, यहां पे मैं सेम वर्क और सिमिलर नेचर के वर्क को ही कवर कर रहा हूं, इसको हर जगह मत अप्लाई कर देना। अदरवाइज ये हर जगह अगर अप्लाई हो जाएगा तो एक कंपनी के टॉप मैनेजर से लेकर कंपनी का फोरमैन या लो लेवल का वर्कर सबको सेम सैलरी देनी पड़ेगी। बट दिस इज नॉट द प्रैक्टिकल केस, दिस इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, क्योंकि उसमें मेरिट के बेस पे डिफरेंस है, पोजीशन के बेस में डिफरेंस है। मगर यहां पे सिर्फ जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा हूं मैं। तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कि जो ये पहला वाला पॉइंट मैंने आपको बताया कि अगर किसी वर्कर को, मान लीजिए मेल वर्कर को एक पर्टिकुलर रेम्यूनरेशन मिलता है और फीमेल वर्कर को उससे कम रेम्यूनरेशन मिल रहा है, वर्क दोनों सेम या सिमिलर नेचर का कर रहे हैं, तो क्या वो कर सकते हैं? आंसर है नहीं कर सकते। दूसरा, मान लीजिए पहले सेम दे रहे थे सिमिलर नेचर के वर्क के लिए, सेम नेचर के वर्क के लिए, और अब उसको रिड्यूस कर रहे हैं, तो क्या वो रिड्यूस कर सकते हैं? इज द रिडक्शन पॉसिबल? सेक्शन 4 प्रोहिबिट्स दैट। सेक्शन 4 कहता है आप रिडक्शन भी नहीं कर सकते, आपको अलाउड नहीं है। अगर सेम या सिमिलर नेचर का वर्क है, मैं बार बार सेम या सिमिलर नेचर के वर्क पे फोकस कर रहा हूं, सेक्शन 2H में इसकी डेफिनेशन लिखी है, नोट्स बना लीजिए। तो अब वहां पे लॉ कहता है कि आप क्या उस चीज में रिडक्शन कर सकते हैं कि पहले आप सेम अमाउंट दे रहे थे, बाद में रिडक्शन कर दिया जाए? तो लॉ कहता है, सेक्शन 4 का सबसेक्शन 2 कहता है कि आप रिडक्शन भी नहीं कर सकते, आपको रिडक्शन भी अलाउड नहीं है। अब यहां पे सेक्शन 4 का सबसेक्शन 3 हम देखें तो ये कहता है कि मान लीजिए ये कानून आने से पहले, कानून तो 1976 में आया है, तो अब ये कानून आने से पहले मान लीजिए डिफरेंट रेट्स पे सेम वर्क या सिमिलर नेचर के वर्क पे डिफरेंट रेट प्रिस्क्राइब थे और उस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो उसके बाद जब ये कानून आ गया तो फिर हम कैसे डिवाइड करें? तो लॉ यहां पे सिमिलर ये कहता है कि जो भी हायर रेट होगा, आप हायर रेट पे मैन और वुमेन दोनों को पैसा दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर यहां पे एक एक्सेप्शन है कि अगर मान लीजिए किसी वर्कर ने कानून के, इस वाले कानून के कमेंसमेंट से पहले कोई काम किया हुआ है, तो उसको रिवीजन नहीं मिलेगा। उस जो काम उसने पहले किया उसका रिवीजन उसको नहीं मिलेगा। अब वो आगे से इस कानून के पास होने के बाद जो काम करेगा उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन उससे पहले का उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। पहले मतलब इस कानून के आने से पहले, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। दिस एक्ट वाज कमेंस्ड इन 1976। नाउ कमिंग अपॉन सेक्शन 5। सेक्शन 5 सेज अबाउट नो डिस्क्रिमिनेशन शैल बी मेड व्हाइल रिक्रूटिंग मेन एंड वुमेन वर्कर। इसका मतलब कि पेमेंट में तो आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, मगर आप रिक्रूटमेंट में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि पेमेंट में पैसा देते वक्त आपको इक्वल देना है। अगर कोई सिमिलर या सेम नेचर का वर्क कर रहा है तो मेन और वुमेन में आप जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज प्रोहिबिटेड। मगर जब आप किसी की रिक्रूटमेंट कर रहे हैं
या फिर आप किसी को प्रमोशन दे रहे हैं, मतलब प्रमोशन में रिक्रूट, हायर लेवल पे रिक्रूट कर रहे हैं, या फिर आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं, या फिर आपको किसी का ट्रांसफर करना है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो क्या वहां पे आप जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं? द आंसर इज नो। मगर हां, वहां पे एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है सेक्शन 5 में? एक्सेप्शन कहता है कि जहां पे एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन प्रोहिबिटेड है किसी लॉ के अंदर, कि उस पर्टिकुलर जगह पे वुमेन काम नहीं करेगी। मान लीजिए कोई हजार्डस एक्टिविटी है और वहां पे लॉ में पहले से प्रिस्क्राइब है कि वहां पे उस पर्टिकुलर जगह पे वुमेन काम नहीं करेगी, तो उस केस में वुमेन केस फाइल करके ये नहीं बोल सकती कि मेरे को इस पर्टिकुलर जॉब में, मेरे को इस पर्टिकुलर जगह पे काम क्यों नहीं करने दिया जा रहा, मेरे साथ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो जनरली जो लॉ है सेक्शन 5 का, वो कहता है कि अगर आप किसी का प्रमोशन कर रहे हैं, अगर आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं, अगर आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप वहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसी का एक्सेप्शन इस तरीके से डिजाइंड है कि अगर किसी पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट में, या किसी पर्टिकुलर जॉब में, या किसी पर्टिकुलर प्लेस में लॉ ऐसा कहता है कि वहां पे वुमेन रिस्ट्रिक्टेड है वर्क करने से, वहां पे वुमेन प्रोहिबिटेड है वर्क करने से, मतलब वहां पे वुमेन वर्क नहीं कर सकती, तो उस केस में वुमेन कैन नॉट प्लीड द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर। मगर जहां पे रिस्ट्रिक्टेड है सिर्फ वहीं पे। दूसरी चीज जो सेक्शन 5 में बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये वाला जो सेक्शन 5 है, इसका कोई लेना देना नहीं है रिजर्वेशन फॉर द SC ST, क्योंकि जो आपके एक्स सर्विसमैन की रिजर्वेशन हो गई, SC ST की हो गई, या रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय की रिजर्वेशन हो गई, उनके रिगार्डिंग कोई इसका मतलब इस सेक्शन का असर उन पे नहीं पड़ेगा। मान लीजिए एग्जांपल देता हूं, लेट सपोज कि आपका जो SC ST का रिजर्वेशन है, प्रमोशन में रिजर्वेशन SC ST का, कॉन्स्टिट्यूशन में उसके आर्टिकल 16 के अंदर लिखा हुआ है वो चीज़, तो वहाँ पे अगर मान लीजिए किसी को प्रमोशन दिया जा रहा है, तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन प्लीड नहीं किया जा सकता। ये जो सेक्शन है वो उस पर्टिकुलर मैटर पे अप्लाई नहीं होता। अब बात करते हैं सेक्शन 6 की। देखिए, हर कानून के अंदर ना आपको कहीं ना कहीं एडवाइजरी कमेटी मिल जाएगी लेबर लॉज में, और जो नए कोड आ रहे हैं उनका यही फायदा है कि डिफरेंट जगह जो एक ही किस्म की बात लिखी है उसको कंसोलिडेट करके हमने एक हेड के अंदर डाला है। जैसे कोड ऑन वेजेस था, तो उसमें बोनस का एरिया या पेमेंट ऑफ वेजेस के एरिया या मिनिमम वेजेस के एरिया को हमने एक जगह कंसोलिडेट कर दिया, और इक्वल रेमुनरेशन वाले एरिया को कंसोलिडेट कर दिया। उससे फायदा क्या हुआ कि काफी सारी जो डेफिनेशन जो बार बार रिपीट होती थी, उसमें थोड़ा डिफरेंस होता था, वो चीज अब अवॉइड हो जाती है। तो ये एडवांटेज जरूर होता है कोड लाने का, कंसोलिडेटेड कोड लाने का। तो सेक्शन 6 एडवाइजरी कमेटी के बारे में बात करता है कि वुमेन के लिए जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द वुमेन, जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो एक या एक से ज़्यादा एडवाइजरी कमेटी अपॉइंट कर सकती है, और एडवाइजरी कमेटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है नोटिफाई कर सकती है। और एडवाइजरी कमेटी के अंदर कितने मेंबर होंगे, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 10 मेंबर होंगे एडवाइजरी कमेटी के अंदर, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। पॉइंट नंबर 1। उसमें दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट रखने वाला है कि जिसमें से 1/2 मतलब कि 5 मेंबर कम से कम वुमेन होना जरूरी है। ऑब्वियस सी बात है कि आप वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात कर रहे हैं, वुमेन को के राइट्स को इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन शुड बी नेसेसरी। तो उसके अंदर अगर जो एडवाइजरी कमेटी बनेगी, तो एडवाइजरी कमेटी का काम क्या होगा पहले उसको समझते हैं। एडवाइजरी कमेटी किन किन फैक्टर्स पे को देखेगी। सबसे पहला, किसी एक पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट में कितनी वुमेन काम करती हैं, क्या नेचर ऑफ वर्क है, कितना आवर ऑफ वर्क है, कौन सी एम्प्लॉयमेंट वुमेन के लिए ज़्यादा सूटेबल है, वुमेन को कैसे उसकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे बढ़ाई जाए। इसमें पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट भी इंक्लूड होता है कि वुमेन के जो पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है उसको कैसे इंक्रीज किया जाए। तो ये सारी चीज़ों पे एडवाइजरी कमेटी काम करेगी। और एडवाइजरी कमेटी, ध्यान रखना, सेक्शन 6 एडवाइजरी कमेटी को एक फ्रीडम प्रोवाइड करता है कि वो अपना प्रोसीजर खुद रेगुलेट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। नाउ कमिंग अपॉन कि एडवाइजरी कमेटी ने एक बार एक रिपोर्ट बना दी, एक एडवाइस टेंडर कर दी। वो एडवाइस किसको टेंडर करेगी, एडवाइस देगी वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसको अप्लाई करने की कोशिश करेगी जब जब उससे पॉसिबल हो पाएगा। तो ये आपका सेक्शन 6 था एडवाइजरी कमेटी का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट जो मैं आपका लाऊंगा इक्वल रेम्यूनरेशन पे, उस पे मैं कंप्लीट जो एक्ट है बचा हुआ वो कंप्लीट करवा दूंगा। तो 2 पार्ट में हमारी ये वीडियो बनेगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। थैंक यू वेरी मच। और मेरा डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें, बहुत सारे लेबर लॉस की प्लेलिस्ट का लिंक है, CRPC की प्लेलिस्ट का लिंक है, बहुत सारी वीडियोज और कॉन्टेंट आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।